एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पाकिस्तान की नापाक हरकतों से गुस्से में है देश। पाकिस्तान ने न सिर्फ एलओसी का उल्लंघन किया बल्कि एक सैनिक का सिर काट कर ले गए। दरिंदगी की इस इंतहा को देखकर पूरा देश कह रहा है कि अपनी हद में रहो पाकिस्तान। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे, वो पीठ पर वार करते रहे। बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने। एक बार फिर धोखे से पाकिस्तान ने भारतीय सेना के जवानों पर हमला बोल दिया। दिल्ली से 807 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का ये वही इलाका है जहां मंगलवार को पाकिस्तानी सैनिक अपने नापाक मंसूबों के साथ नियंत्रण रेखा के भीतर कृष्णा घाटी में दाखिल हुए। अगर आप मेरे बाएं तरफ देखेंगे तो ये वो पाकिस्तान का इलाका है जहां से कल ये घुसपैठ की गई थी और इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हुए थे। ये वो पूरा पाकिस्तानी पहाड़ी का जो इलाका देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का इलाका है जहां से कल इस घुसपैठ को अंजाम दिया गया। हमले में 2 जवान लांस नायक सुधाकर सिंह और लांस नायक हेमराज की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बॉडी जो थी म्यूटिलेटेड थी और एक का हेड बहुत बुरी तरह से सीवियर था, दूसरे का हेड क्लियर था और भी बॉडी पे थोड़ी म्यूटिलेशन के मार्क्स हैं उसमें। सरहद पर पाकिस्तान की कायराना करतूत के बाद पूरा देश गुस्से में है। घटना पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश सचिव रंजन मथाई ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त सलमान बशीर को दफ्तर में बुलाकर विरोध की चिट्ठी दी है। भारत सरकार ने मंगलवार की घटना के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की है। हमने हाई कमिश्नर को बुला के उनके सामने ये बात रखी है और उनसे कहा है कि वो अपनी सरकार को इस बात को तत्काल पहुंचाएं। भारत सरकार के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान ने सफाई दी है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ नहीं है। पाकिस्तानी अफवाज ने किसी वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे पाकिस्तान की 29 बलूच रेजिमेंट का हाथ है। 29 बलूच रेजिमेंट पाकिस्तान के सेना प्रमुख कियानी की रेजिमेंट है। कियानी का कार्यकाल इसी साल नवंबर में खत्म हो रहा है और माना जा रहा है कि अपना कार्यकाल बढ़वाने के लिए कियानी ही इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान ने नवंबर 2003 में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम लागू किया था, लेकिन पाकिस्तान की सेना बार बार इसका उल्लंघन करती रही है। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, अमन के लिए आपसी संबंध बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन कोशिशों का बदला हमें धोखे से मिलता है। अमन के लिए अपने जवानों की कीमत क्यों चुका रहा है भारत? आखिर कब तक हम पाकिस्तान का धोखा बर्दाश्त करते रहेंगे? देश को अपने सवालों का जवाब चाहिए और कसूरवारों के लिए सजा भी। सर, मुजाहिदीन और पाकिस्तानी ट्रूप्स एलओसी क्रॉस करके कई किलोमीटर तक अंदर आ बैठे हैं। ओह, इस इंफॉर्मेशन से लगता है कि दे आर ऑल ओवर। मुश्को वैली, रास सेक्टर, पटालिक सेक्टर, वो तो पूरे इंडियन टेरिटरी पे कब्जा किए हुए एंड दे हैव ऑक्युपाइड ऑल आवर बंकर्स टू। ना तो आप इस फिल्म को भूले होंगे और ना ही करगिल में हुई लड़ाई को। साल 1999 में पाकिस्तान के सैनिक एलओसी का उल्लंघन करते हुए करगिल जिले के पहाड़ी इलाकों में घुस आए थे। इसी के बाद मई और जुलाई में भारत ने पाकिस्तानियों के कब्जे से इस इलाके को खाली कराया था। ये पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का एक नमूना भर है। पाकिस्तान की तरफ से कई बार एलओसी के उल्लंघन की खबरें आती रही हैं। 2010 से जब भी जनरल कियानी एक तरीके से एस्टैब्लिश हो गए आर्मी चीफ,
और अफ़गानिस्तान में की भी स्थिति थोड़ा पाकिस्तान के हित में आई, और पाकिस्तान के जो आंतरिक चुनौतियां थी, ज़्यादातर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान की स्टेट को और थल सेना को और इंस्टीट्यूशंस को हमेशा उन पे आक्रमण करता आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हम नियंत्रण रेखा भी कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान बार बार इसी नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर रहा है। भारत सेना अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से बहुत डोमिनेटिंग हाइट्स में है, बहुत पावरफुल पोजीशन में है, और वहां से वो शेलिंग करके जितने उनके बंकर्स हैं, पोस्ट है, उसको नष्ट करे, बर्बाद करे और वहां पर कोलैटरल डैमेज क्रिएट करे। उसके बाद जब ये चाबुक भारत सेना लगाएगी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान फिर बाज आएगा, पाकिस्तान फिर कुछ दिनों के लिए बिहेव करेगा। एक मैसेज ग्राउंड पर यह बहुत जाना जरूरी है। साल 1947 भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, लेकिन कश्मीर की स्थिति तय नहीं थी। इसी के बाद पाकिस्तान ने साजिश के तहत कबायली लड़ाकों को कश्मीर में घुसा दिया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह और उनकी सेना इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने भारत से समझौता किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला उठाया। 1948 में ही युद्ध विराम रेखा बनी। 1947-48 के बाद ये जब दोनों मुल्कों के अंदर लड़ाई हुई, घुसपैठ की, उनके पाकिस्तान के रेडर आए, तो उस समय उन्होंने ये कश्मीर के अंदर काफी सारा इलाका श्रीनगर के पास पहुंच गए थे, जो कि हमारी जो फोर्सेज है, बड़ी शक्तिशाली फोर्सेज, उन्होंने वापस धकेल दिया। नियंत्रण रेखा पहले सीज फायर लाइन यानी युद्ध विराम रेखा के नाम से भी जानी जाती थी। 1947 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोककर संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद ये युद्ध विराम रेखा खींची गई थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने बार बार इस रेखा का उल्लंघन करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की वजह से दोनों देशों के बीच युद्ध भी लड़े गए। 1965 साल 1965 में पाकिस्तान ने फिर से पीठ में छुरा घोंपा। पाकिस्तान को लगा कि 1962 में भारत और चीन युद्ध के बाद भारत की सेनाएं कमजोर हो गई हैं। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को विद्रोही बनाकर कश्मीर में घुसा दिया। ये लड़ाई 5 हफ्ते चली और सोवियत संघ के दखल के बाद युद्ध विराम हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं वापस युद्ध विराम रेखा पर लौट गईं। मैं महसूस करता हूं कि अगर उस समय सरकार ने ठीक निर्णय लिया होता तो ये जो जम्मू और कश्मीर की समस्या है हमेशा के लिए खत्म हो जाती, क्योंकि हमारे उस समय के जो जर्नैल थे उन्होंने इजाजत मांगी थी कि ये जो घुसपैठिए आए हैं इनको वापस खदेड़ के मुजफ्फराबाद के पीछे धकेल दिया जाए। तो वो उस समय जहां भी फोर्सेस थी उसको कह दिया कि अभी जंग बंदी रेखा, सीज फायर लाइन वो डिक्लेयर होगी। जहां तक उनके थे, जैसे कि मुजफ्फराबाद का इलाका है, जाके हमारा ये हाजी पीर में था, बाकी इलाके हैं जो कि उनके पास थे, तो उसको सीज फायर जंग बंदी रेखा होगी। वो सीज फायर लाइन काफी देर तक चलती रही। 65 में भी उसकी उल्लंघना होती रही, बार बार करते रहे, और पाकिस्तान ने बार बार भी सबक नहीं सीखा। 1971 पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश ने विद्रोह कर दिया। भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और भारत के पलटवार के साथ ही भारत और पाकिस्तान के तीसरे युद्ध की शुरुआत हो गई। ये युद्ध सिर्फ 13 दिन चला और इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया था। इसी के बाद 1972 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता किया। इस समझौते के तहत संघर्ष का अंत किया गया और बनाई गई LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। समझौते के मुताबिक शर्तें थी, कोई पक्ष इस LOC यानी नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं करेगा और एक तरफा तरीके से इसे बदलने की कोशिश नहीं करेगा। किसी भी विवाद के बाद इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाएगी। 65 का युद्ध हुआ, 71 का युद्ध जब हुआ तब भी इसको युद्ध विराम लाइन कहा जाता था, मगर 71 की युद्ध के बाद जब भारत इतना सफलतापूर्वक रहा उस युद्ध में, तो इसको
बदलाव किया गया, इसको कहा गया कि आज से मतलब शिमला एग्रीमेंट जो 2 जुलाई 1972 को हुआ था, उस एग्रीमेंट के हिसाब से इस लाइन को नियंत्रण रेखा, मतलब नियंत्रण की बात हुई। मतलब बदलाव ये था कि अब दोनों साइडों में सिर्फ सीज फायर ही नहीं है कि कंट्रोल है, पॉलिटिकल राजनीतिक कंट्रोल है। जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते के बाद इसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा का नाम दिया गया। ये कोशिश शांति को बरकरार रखने के लिए थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ना तो घुसपैठ बंद हुई और ना ही पाकिस्तान के हुक्मरानों की नापाक हरकतें। एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर बाढ़ पाकिस्तान के नापाक इरादों को रोकने के लिए लगाई गई थी। इस नियंत्रण रेखा की लंबाई करीब 700 किलोमीटर है, जिसमें से 585 किलोमीटर पर तारबंदी पूरी हो चुकी है। इस 585 किलोमीटर में से 300 किलोमीटर का हिस्सा कश्मीर में आता है और बाकी 285 किलोमीटर का हिस्सा जम्मू में आता है। बॉर्डर फेंस कैसा होता है हम ये आपको दिखाते हैं। बॉर्डर फेंस में 3 लेयर्स होते हैं कटीले तार के। एक तो कटीले तार आगे होते हैं, उसके अंदर 3 लेयर कंसंट्रीना वायर की लगी होती हैं और तकरीबन 12 से लेके 20 फीट तक इसकी हाइट होती है। इस तरीके के एक गोल कटीले तार होते हैं जिसमें ये कांटे होते हैं और इसको पार कर पाना बिल्कुल ही संभव नहीं है। इस बॉर्डर फेंस पे इन 3 लेयर्स के अलावा आगे की तरफ जो बाहर वाला साइड है वहाँ पे माइंस लगी होती हैं जिससे मिलिटेंट्स की मूवमेंट को रोका जाता है। और उसके पार जाने के लिए अगर सैनिकों को जाना पड़े तो इस तरह के गेट हैं जो जगह जगह बने हुए हैं, जहाँ से जो इस बॉर्डर फेंस के पार हमारे गांव हैं उनके लोग आते जाते हैं या सैनिक पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं। तो इसके अलावा अगर बॉर्डर फेंस कि इस तरफ देखें तो यहाँ पे खास तरीके की कील लगी होती है, लोहे की कीलें लगी होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हरे पेड़ जैसी छोटी छोटी झाड़ियाँ लगती हैं, लेकिन ये असल में झाड़ियाँ नहीं, कील हैं जो जिनका काम ये है कि अगर कोई मिलिटेंट ये तार काट के अंदर आए तो यहाँ पे वो फंस जाए, क्योंकि इतने सख्त हैं ये कांटे कि इनको पार कर पाना तकरीबन 6 फीट लंबाई यहाँ पे पैच है, तो इसको पार कर पाना किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है। दरअसल एलओसी बनने के बाद भी भारत के बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। इसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के तौर पर जानते हैं, लेकिन भारत ने इस पर दावा कभी नहीं छोड़ा। उधर पाकिस्तान भी अपने कब्जे वाले हिस्से से कहीं ज्यादा चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ताकत के बल पर इसे ले नहीं सकता, इसीलिए छिपकर हमला करने की रणनीति ही अपनाता आया है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। इसी के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाने यानी तारबंदी का फैसला किया। बाड़ लगाने का काम 1990 में शुरू हुआ, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार रिश्ते बिगड़ने की वजह से 2000 तक बाड़ लगाने का काम धीमा पड़ा। पाकिस्तान ने बाड़ लगाने का विरोध भी किया था। तमाम मुश्किलों के बाद भी भारत बांदीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, पुंछ, राजौरी, जम्मू और कठुआ जिलों को बाड़ लगाकर सुरक्षित करने की कोशिश में है। सितंबर 2004 में 585 किलोमीटर की नियंत्रण रेखा पर बाड़ लगाने का काम पूरा हुआ। भारत ने नियंत्रण रेखा का सम्मान करते हुए इसके 150 गज भीतर तारबंदी की। घुसपैठ में कमी तो आई, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि घुसपैठ रुकी नहीं और अब यही एलओसी झगड़े की जड़ है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस एलओसी के उल्लंघन की खबरें आती रही हैं। करगिल में घुसपैठ इसका सबसे बड़ा नमूना था, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान जब तक भारतीय सीमा में आतंकी घुसपैठ कराता रहता है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के पाकिस्तान के प्रति नरम रवैये की वजह से हरकतें और बढ़ रही हैं। जानकारों के पास इस समस्या के समाधान के अपने अपने तरीके हैं। मेरे ख्याल में एक दूसरे दोनों देशों को
बातचीत के रास्ते से आगे बढ़ना है, जैसे वाणिज्य है, जैसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, इसी नियंत्रण रेखा के कम से कम 4 जो पॉइंट्स हैं जहां डिवाइडेड फैमिलीज मिलती हैं, तो मेरे ख्याल में ये रास्ता निभाएं तो शांति और सुरक्षा का एक रास्ता है, भारत के हित में है और पाकिस्तान के हित में भी है। जो डिप्लोमेट्स हैं इस देश के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह के, और कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हम उसको बातचीत से मुद्दा सॉल्व करेंगे। 47 से आज 65 साल पूरे हो गए हैं, कोई मुद्दा बातचीत से सॉल्व नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री इस देश के बहुत कीन हैं कि बातचीत से मुद्दा सॉल्व हो, हम लोग भी सब कीन हैं, पर हमें पता है कि वो बातचीत से कोई मुद्दा पाकिस्तान के साथ सॉल्व नहीं हो सकता है। पाकिस्तान के साथ बहुत क्लियर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी रखनी पड़ेगी, कभी कैरेट कभी स्टिक, और इस समय डंडा देने का वक्त है पाकिस्तान को। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर वॉर। हम ये घुटने टेक के नहीं उनको डिक्टेट करके टर्म हम शांति चाहते हैं कि अगर उन्होंने हरकत की तो उनका जो खमियाना भुगतना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये उनको संदेश बड़े सख्त शब्दों में जाना चाहिए। इतिहास के जानकारों के मुताबिक भारत के पास वर्तमान स्थिति को बदलने के कई मौके आए, लेकिन कभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में हम झुके तो कभी कड़ाई बरतने में नाकाम रहे। भारत ने हमेशा चाहा कि अपने पड़ोसी के साथ अमन का हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान और उसमें बैठी आतंकी ताकतें हमेशा छल कपट की नीति में ही यकीन करते रहे हैं, और इसीलिए आज भी LOC दोनों देशों के बीच अमन की रेखा बनने के बजाय अग्नि रेखा बनी हुई है।